फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, आज का हमारा क्लास टारगेट बीपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री के जो अभी हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, खास करके मेंस को लेकर के जो 65 हमारा मेंस होने वाला है, इसके लिए आप लोगों को मैं ऑप्शनल हिस्ट्री का टारगेटेड बैच लेकर के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें एक ऑर्गेनाइज वे में कम समय में टॉपिक को डिसाइड करना है और उस तरह से अपनी तैयारी को एक रणनीतिक वे में लेकर के चलना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले विश्व इतिहास का जो भी सिलेक्टेड टॉपिक है वो बताया था। इसके बाद मैंने आधुनिक भारत के बारे में जो भी आपका सिलेक्टेड टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसको बताया था। फिर मध्यकालीन पे हमने आपको जो भी सिलेक्टेड टॉपिक है वो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए। आज हमारा जो क्लास है वो प्राचीन भारत पे आधारित है और हम आज एंशिएंट इंडिया का जो हमारा प्राचीन भारत सेक्शन का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, जिस तरह से हम निरंतर क्लास में कि हम किस तरह से सिलेक्टेड टॉपिक को डिसाइड करते हैं, और इसके लिए मैंने बता रखा है आप लोगों को कि हमारा ए होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बी पार्ट में हम निर्धारित करते हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको रखते हैं। और सी के लिए जैसे हमने बात करा है कि अदर, यहाँ पे अदर जो भी हमारा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसकी या तो संभावना कम है या फिर हमें उसे भी लेकर के चलना है, छोड़ना कुछ नहीं है। आप ध्यान रखें, आप जितना वेल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, जितना अच्छा ढंग से अध्ययन करके जाएंगे, उतना ही वेल कॉन्फिडेंस के साथ आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि ये हमारा सिलेबस डिस्कशन नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अदर टॉपिक का डिस्कशन है, इसलिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं करता मैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो ये ना समझे कि यहाँ पे मैं सिलेबस बता रहा हूँ तो एक क्रोनोलॉजी में नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे हमने टारगेटेड चीजों को रखना है और किस तरह से हमें इन 3 पार्ट में बांटना है वो डिसाइड करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ए जिस तरह से हमने डिवाइड करा है मोस्ट इंपोर्टेंट में, यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन किस तरह से आपका बन सकता है। क्वेश्चन है कि सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक पूर्वांश स्थलों का इस सभ्यता की उत्पत्ति को समझने में क्या महत्व है, स्पष्ट करिए। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता किसी बाह्य सभ्यता की देन है अथवा नहीं, स्पष्ट करे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का पहला, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का पहला टॉपिक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए, आंसर आप लोग सॉल्व करें, अगर चाहें तो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं और मैं कुछ आप लोगों को मॉडल आंसर भी बताऊंगा कि किस तरह से आंसर हमें लिखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग आंसर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहां आप हिस्ट्री प्राचीन भारत का जो सेक्शन है उसमें जाकर के देखें। इसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखा है, काफी महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन। प्राचीन भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन, मैं 6th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा हूं, जब खास करके हम देखते हैं कि भारत में 64 संप्रदाय थे और उन संप्रदाय में खास करके बौद्ध और जैन, ये दोनों ने किस तरह से भारतीय समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य था, खास करके जो हम एक वैदिक सभ्यता और संस्कृति,
में जो हम वहां पे कर्मकांड और आडंबर को लेकर के उस पर किस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था प्रतिक्रिया के तौर पे। मैं क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी हिंदूवाद के मध्य सहमति और अंतर के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करें। तो यहाँ पे यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 60-62 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन आप बना करके बीपीएससी पूछना शुरू किया है। तो बीपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करिए, आप ट्रेडिशनल ना बने और इस पे कई तरह से सोच करके आप इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वह है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीकरण। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीकरण कि क्या मौर्य साम्राज्य को हम केंद्रीकृत शासन प्रणाली का कह सकते हैं या फिर इसके केंद्रीकरण में किस तरह की कमियां है, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछता है। और कई बार क्वेश्चन बिहार में पूछा भी गया है। आप देखें क्वेश्चन किस तरह से केंद्रीकरण के बारे में पूछता है आपसे। हाल के शोधों के प्रकाश में मौर्य राज्य के बारे में चली आ रही यह धारणा कि वह अत्यंत ही केंद्रीकृत शासन था, कहां तक बदली है। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखें और ध्यान दें। इस पे रोमिला थापर जी की बहुत अच्छी किताब है, वहां पे केंद्रीकरण के बारे में बड़ा अच्छा ढंग से बांटा है कि किस तरह से एक कोर एरिया या सेंट्रल एरिया का है, फिर हम देखते हैं कि पेरिफेरल और बाउंड्री एरिया पे जाकर के किस तरह से शासन का संगठन होता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया है। तो अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट में चौथा रखा है आपका गुप्तों का स्वर्ण युग। कितना स्वर्ण युग था? गुप्तों का स्वर्ण युग। यहाँ पे आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्वर्ण युग पे कि क्या गुप्तों का स्वर्ण युग सामाजिक तौर पे स्वर्ण युग था, या सीधा सीधा गुप्तों का स्वर्ण युग पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखा है। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट का पार्ट है आपका भारत में सामंतवाद। भारत में सामंतवाद। और जब भी भारत में सामंतवाद को आप लिखें, सामंतवाद क्या है, इसके कारण क्या था, ये लिखने के बाद थोड़ा सा यूरोपीय सामंतवाद से जरूर तुलना करें। डीडी गोस्वामी साहब ने बड़े अच्छी तरह से इसको तुलनात्मक रूप से लिखा है कि ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद को, तो वो कोट करके आपको लिखना चाहिए। अगर आपकी पहुंच वहां तक है तो उसे सुनिश्चित करें, लिखें। डीडी गोस्वामी साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है वो। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट में टॉपिक रखा है मैंने, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊं। क्वेश्चन था, ह्वेनसांग ने कहा है कि हर्षवर्धन न्याय में निष्पक्ष और अपने कर्तव्य पालन में नियमित था। प्रजा कल्याण कार्यों को करने में वह भोजन और नींद लेना भी भूल जाता था। विवेचना कीजिए। ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप। और लास्ट में मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट में आप लोगों के लिए रखा है, वो है पल्लव साहित्य, स्थापत्य एवं कला। पल्लवों का साहित्य, कला एवं स्थापत्य। इसके अलावा आप इसके सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष को ही लिख लेंगे, क्योंकि देखिए चोल लगातार पूछा है आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार पल्लव पे क्वेश्चन आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि 2 बार चोल पे क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार के लिए पल्लव हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है। एक बार और आप लोग सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमने रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, प्राचीन भारत में धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा हमारा है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीकरण, चौथा है गुप्तों का स्वर्ण युग, 5वां भारत में सामंतवाद, छठा है हर्षवर्धन,
और सातवां हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट में पल्लव का साहित्य, कला एवं स्थापत्य, इसके बाद मैंने बताया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसे भी आप लोगों को देख लेना है। ये हमारा था मोस्ट इम्पोर्टेंट में, जो हम जिसे हम ए में डिवाइड करते हैं। अब आते हैं हम बी पे। बी हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। बी जहां हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, यानी ए से कुछ कम इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों का जो टॉपिक रखा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना एवं व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना, नगर योजना और व्यापार दोनों को मैंने मिला दिया है यहाँ पे। और व्यापार, यहाँ पे बड़ा अच्छा नगर योजना पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता को आधुनिक नगर योजना में ढूंढा जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, काफी महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद हमने यहाँ पे रखा है दूसरा टॉपिक में कि वैदिक काल से मैंने लगातार देखा है कि वैदिक काल से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो इस बार उम्मीद किया जा सकता है कि वैदिक काल से क्वेश्चन हो। और वैदिक काल से सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि क्या वैदिक काल को हम गतिशील काल कह सकते हैं। खास करके मैं ये बात कर रहा हूँ कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही, तो इसे हम क्या एक गतिशील काल कहेंगे। तो ऐसे वो स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की गतिशीलता पे नोट बना लें। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की गतिशीलता। खास करके आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल का जो आर्य है और उत्तर वैदिक काल के आर्य है, उसमें किस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, वही गतिशीलता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखा है। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण एवं लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका। गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण। देखिए इस पे एक किताब है, आर्य शर्मा जी की किताब है, सेकेंड अर्बनाइजेशन इन गंगा वैली। हिंदी में भी अवेलेबल है किताब, उस किताब का नाम ही है कि गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण। बहुत अच्छी किताब है। इस पे आपको लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका पूछ सकता है, लौह की भूमिका को कोट करके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे आप जरूर करके जाएं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे अशोक की धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति, ध्यान दें यहाँ पे धम्म नीति में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या उसके राजत्व सिद्धांत से प्रभावित था। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें और इसे जस्टिफाई करें। राजत्व सिद्धांत का परिणाम था या के उद्देश्य से प्रतिपादित था। इस तरह से आप सोचें, अपने सोच को डेवलप करें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिया है इंपॉर्टेंट में, उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनना चाहिए कि जो मौर्योत्तर कालीन अंधकार युग। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैंने इस पे क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन ऑफ द डे करके मैं आप लोगों के लिए लाता था, तो वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन पे चर्चा किया था। तो आप उस क्लास को देखें, क्वेश्चन ऑफ द डे पे अंधकार युग, मौर्योत्तर काल कितना अंधकार युग था। और खास करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है व्यापार को लेकर के,
क्योंकि हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में एक राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो डार्क फेज है, लेकिन इस डार्क फेज में भी हम देखें तो रोम के साथ व्यापार का, जैसे अरिकामेडू वगैरह से प्रमाण मिलता है। तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये अंधकार युग था या अंधकार युग नहीं था? अगर अंधकार युग था तो कितना था? ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डिसाइड करा है मैंने आप लोगों के लिए, गुप्तकालीन प्रशासन का मौर्य काल के प्रशासन से तुलनात्मक रूप से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। गुप्तों के प्रशासन वर्सेस, याद रखें आप, मौर्य प्रशासन। ये दोनों में तुलनात्मक रूप से आपके अध्ययन पूछ सकता है। और जब आप मान लो गुप्तों का प्रशासन पढ़ रहे हैं तो आप मौर्य के प्रशासन से तुलना करके लिखें तो ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार और मैं बता दूं आप लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजनाएं और व्यापार, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की गतिशीलता, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण एवं लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका, अशोक की धम्म नीति, क्या ये राजत्व सिद्धांत से प्रभावित था या उसी का परिणाम था, मौर्योत्तर कालीन अंधकार युग एवं व्यापार, गुप्तों के प्रशासन वर्सेस मौर्य प्रशासन, ये हमारा था बी में। अब हम बात करेंगे सी पे। सी हमारा अदर सेक्शन है जहाँ पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम छोड़ नहीं सकते, तो उसको लेकर के हम रखते हैं सी में। और ध्यान दें, हम एक एक चीज को पढ़ के जाएंगे तो हम वेल कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। लेकिन ध्यान दें, जितना मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है, चाहे वो हमारा सारे हिस्ट्री के सभी सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो हमारा विश्व इतिहास का हो, आधुनिक भारत का हो, मध्यकालीन भारत का हो और प्राचीन भारत का, तो अगर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया ए, वहां से देखिए आपके कितने क्वेश्चन पूछता है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो क्लास को देख रहे हैं, जितने ही लोग हैं, मुझे ज्यादा लोगों से मतलब नहीं, पढ़ने वाले से मतलब होता है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप पेपर देंगे और आपको वहां पे मेरे क्लास का कुछ भी प्रॉफिट लगा या नहीं लगा तो आप जरूर मुझे कॉल करके बताएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये आप लोगों को कह नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जरूर आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हमारा सी, अदर सेक्शन के लिए, यहाँ पे हम अदर पार्ट में भी बांट करके चलते हैं। और यहाँ पे हमारा कुछ अलग तरीके से, जैसे आप इसको एक शॉर्ट नोट बना करके पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक में नॉलेज गेन करें आप इसका, कि अगर वहां पे घुमा देता है तो आप भी आंसर लिखने के सक्षम हो। इस तरह से आप जब शॉर्ट नोट बना करके पढ़ेंगे आप जरूर सक्षम रहेंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये सोच करके रखा है कि मैंने जैसे क्वेश्चन का एनालाइज करा तो देख रहा हूं कि बीपीएससी स्रोत पे काफी महत्वपूर्ण तरीके से नजर डाल रहा है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन देखा तो लगातार मौर्य काल के स्रोतों पे क्वेश्चन रहा है। तो मैंने आप लोगों का एक क्वेश्चन देखा था बीपीएससी में, आप लोग जितना नहीं मेहनत करते मुझे मेहनत करना पड़ता है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था 47 बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की समीक्षा कीजिए, इनकी प्रामाणिकता पर भी टिप्पणी कीजिए। खास करके देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, तो इतिहास के स्रोत को मैंने आपको एक क्लास ही पूरा का पूरा इस पे बना करके दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए। तो किस तरह से यहाँ पे अगर स्रोत की बात करें तो हमारे पास दो ही तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक तो हमारा पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है, और यहाँ पे दोनों में वर्सेज हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इसकी प्रामाणिकता पर भी टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे हो गया क्या, पुरातात्विक वर्सेस साहित्यिक स्रोत, तो यही टिप्पणी करना है। तो इसीलिए मैंने आपका सी में रखा है इतिहास लेखन में स्रोतों का महत्व। इतिहास लेखन में स्रोतों का महत्व। और इसे आप कैसे समझेंगे, इसे आप जरूर नोट में बनाएंगे कि पुरातात्विक
साक्ष्य वर्सेस हमें साहित्यिक स्रोत। इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। आप डीएन झा एंड श्रीमाली का किताब देखें। श्रीमाली सर मेरे टीचर हुआ करते थे, तो श्रीमाली सर का किताब देखिए, डीएन झा एंड श्रीमाली वाले किताब में। वहां पे पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के बीच में किस तरह से इतिहास लेखन में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन है वो किया हुआ है, काफी अच्छे तरीके से वहां पे किया हुआ है इसका। नेक्स्ट हमारा किताब है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पुरातत्वों का महत्व। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पुरातत्वों का महत्व। बीपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल का अगर हम बात करें, जैसे मैंने इतिहास के बारे में आपको बताया था कि हम एक प्रागैतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल, तीन तरह फेज में हम बांटते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल है और इस काल का पूरा हमारा अध्ययन वहां के हिस्टोरिकल रिमेन्स, खास करके हमारा जो पुरातात्विक स्रोत है उस पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे हमें लेखन नहीं मिलता और ना ही हमारे पास कोई इसका ऐतिहासिक स्रोत है। तो जो भी हमारे पास, चाहे वो हमारा ओल्ड स्टोन एज हो, मेसोलिथिक हो या नियोलिथिक हो, ये तीनों पीरियड का अध्ययन हम उस समय में मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए औजारों के आधार पे करते हैं कि किस तरह से औजार में बदलाव उसके क्रेनियल कैपेसिटी का द्योतक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका भी क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल है, चैनल पे जाकर के देखें उसे। नेक्स्ट मैंने एक टॉपिक रखा है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में तुलनात्मक अध्ययन। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में तुलनात्मक अध्ययन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद आपका एक टॉपिक रखा है मैंने, हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसका भी क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, इस पे लेक्चर है, आप सुने वहां पे। नेक्स्ट हमने रखा है कि मगध साम्राज्य का उत्थान। ध्यान दे, ये सी में है लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके बिहार के संदर्भ में। तो यहाँ पे आप प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ वहां के जो महत्वाकांक्षी शासक है उन दोनों को कोट करके ध्यान में रखें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे रखा है मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन, और इसमें ऐसे क्वेश्चन कोट करके पूछ सकता है कि अशोक की नीति या धार्मिक धर्म नीति जिसे हम कहते हैं, कहां तक इसके लिए जिम्मेदार था। तो आप इसे जिम्मेदार न स्वीकार करें। इसके बाद मैंने आपका क्वेश्चन रखा है यहाँ पे गुप्तों की विस्तारवादी नीति। टॉपिक है गुप्तों का विस्तारवादी नीति, और आप ध्यान रखें हमेशा इसका तुलना करेंगे मौर्य साम्राज्य के साथ, तुलना करेंगे मौर्यों के साथ। ये जरूर आप याद रखें कि गुप्तों का विस्तारवादी नीति किस तरह से और मौर्य साम्राज्य ने जिस तरह से विस्तारवादी नीति को अपनाया था, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जरूर करें। कहीं ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में इसी तरह का क्वेश्चन ना पूछते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया। और ये शॉर्ट नोट बना करके भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक है यहाँ पे सी में अदर में गुप्त साम्राज्य का पतन।
गुप्त साम्राज्य का पतन। आसान है ये। इसके बाद देखिए आप लोगों को एक दो टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट बना करके चलना है। जैसे मौर्य काल से या मौर्य साम्राज्य से मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे दो चीज, एक तो इसका स्रोत, लगातार क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद नहीं है, स्रोत का अध्ययन। दूसरा कला एवं स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य। इसी तरह से आप गुप्त काल के बारे में भी आप नोट बना लेंगे। गुप्तों का एक तो स्रोत के बारे में और दूसरा कला एवं स्थापत्य, इसके बारे में। इसके बाद एक टॉपिक और आप चाहें तो बना सकते हैं, प्राचीन काल के तकनीकी, प्राचीन काल में तकनीकी सुधार। खास करके वो कृषि में भी पूछ सकता है, कृषि में पूछ सकता है। यहाँ पे कई सारी संहिता है जहाँ पे हमें कई सारे कृषि उपकरण के बारे में भी प्रमाण मिलता है, तो वहां से आपको क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। तो हमारा सी में था क्वेश्चन, जो भी हमारे टॉपिक थे क्या क्या था। इतिहास के लेखन में स्रोतों का महत्व, पुरातात्विक शास्त्र से साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पुरातत्व का महत्व। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। हड़प्पा सभ्यता का पतन, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य का पतन। इसके बाद हमने गुप्तों के विस्तारवादी नीति, मौर्य के साथ तुलना करना। गुप्त साम्राज्य का पतन, मौर्य साम्राज्य का स्रोत कला एवं स्थापत्य, गुप्तों का स्रोत कला एवं स्थापत्य, और प्राचीन काल में तकनीकी सुधार के क्रम। तो ये हमारे टॉपिक थे आपके एंशिएंट इंडिया का। और इस प्रकार जो आपके सजेस्टेड टॉपिक है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका काम खत्म होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को आधुनिक विश्व के इतिहास, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और आज प्राचीन काल के इतिहास का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसे आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों देखो, आप लोग एक बार विश्वास करें आप, और इतिहास के लिए अभी मैं बैच शुरू करूंगा जितना जल्दी हो सकता है। तो अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़े। इसके लिए आप 8368196379 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और आप यहाँ देखें, आपको बिल्कुल डिफरेंट महसूस होगा, और इसी तरह से जिस तरह से हमने बोर्ड पे पढ़ा है इसी तरह से आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।